प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अगर हम एक वायु स्तंभ मान लें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभों का जितना भार होगा उसको क्या बोलेंगे, वायु दाब बोलेंगे। ठीक ना। सामान्यतः वायु दाब होता कितना है, समुद्र तल पर वायु दाब 1013.25 MB मतलब कि मिली बार होता है। ठीक, इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक ना, 1013.25 मिली बार वायुदाब होता है। ठीक ना। अगर इसको हम ग्राम प्रति सेंटीमीटर में लिखते हैं तो यह 1034 आता है। ठीक ना। तो ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में ग्राम सेंटीमीटर में, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछता है, ठीक ना, तो आप 1034 बताएंगे। वैसे पूछता मिली बार में ही है। ठीक। गैलीलियो के एक शिष्य हुए थे टारिसेली। टारिसेली ने क्या किया था, वायु दाब मापी का आविष्कार किया था। ठीक है, वायु दाब मापी का आविष्कार किसने किया था, टारिसेली ने। ठीक ना। एक परिभाषा इसकी लिख लीजिए फिंच और ट्रिवार्था की। फिंच और ट्रिवार्था के अनुसार पवन प्रकृति का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वायु की असमानताएं दूर हो जाती हैं। ट्रिवार्था का ये कहना था, फिंच और ट्रिवार्था का ये कहना था कि जब जितना भी वायुदाब अगर किसी जगह का होता है, ठीक ना, वायुदाब में जैसे सभी जगहों का वायुदाब एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो जब पवनें चलती हैं तो पवनें क्या करती हैं, वायुदाब की असमानताओं को दूर कर देती हैं। तो एक तरीके से यह एक पवन की परिभाषा भी हो गई। ठीक ना, बात समझ आ रहा है। अच्छा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वायु का भार कितना होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु का भार जो होता है 2.7 किलोग्राम होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु का जो भार होता है वह 2.7 किलोग्राम होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। देखिए 50% जो वायु में उपस्थित नमी होती है, 50% वायु में जो उपस्थित नमी होती है वह पृथ्वी के धरातल से 5.6 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। मतलब जितना भी वायु भार है पृथ्वी के धरातल से ऊपर, ठीक ना, पृथ्वी के, अगर यह पृथ्वी है तो इसके धरातल से ऊपर कितना किलोमीटर तक है, 5.6 किलोमीटर तक में 50% वायु भार आ जाता है। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। वायुदाब का मतलब क्या होता है, जैसे कि अच्छा, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वायुदाब को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो इन कारकों में देख लेते हैं। पहला कारक क्या होगा, तापमान। जिस इलाके का तापमान क्या होगा, अधिक होगा, वहाँ आर्द्रता की कमी होगी, और जहाँ आर्द्रता की कमी होगी वहाँ वायुदाब क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अभी हम लोग जब वायुदाब पेटियाँ पढ़ेंगे तो इस चीज़ को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक ना। तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। क्लियर। दूसरा कारण आर्द्रता। ठीक ना, आर्द्रता अगर ज़्यादा होगी तो वायुदाब सामान्यतः ज़्यादा होगा, आर्द्रता अगर कम होगी तो वायुदाब कम होगा। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ग्लोब पर बात करेंगे, पृथ्वी के किस पर, ग्लोब पर। अच्छा, एक चीज़ और, तीसरा क्या है, ऊंचाई की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक ना, ऊंचाई, एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर बढ़ते हैं वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे वायुदाब क्या होगा, कम होगा। ठीक, कम होता चला जाएगा। ठीक ना।
300 मीटर पर लगभग वायुदाब जो है 34 मिलीबार कम हो जाता है। एक डेटा आप याद रख सकते हैं कि प्रति 300 मीटर पे 300 मीटर पे क्या होता है, वायुदाब 34 मिलीबार कम हो जाता है, सामान्यतः यह माना जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुदाब क्या होता चला जाएगा, एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा। ठीक ना, बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें हैं। अब हम लोग देखेंगे वायुदाब। अच्छा, एक चीज़ और, अगर पृथ्वी पर हम ये बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है सामान्यतः, पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो किस टाइम को वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है। ठीक ना, तो देखिए वायुदाब में परिवर्तन पृथ्वी पर दिन में 2 बार होता है। वायुदाब में परिवर्तन पृथ्वी पर क्या होता है, दिन में 2 बार होता है। कब कब होता है भाई, देखिए तो दिन में 2 बार होता है। कब कब होता है पृथ्वी पर, ठीक ना, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक वायुदाब पृथ्वी पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक ना, क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, और शाम को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या होता है, बढ़ता है। तो दिन में 2 बार परिवर्तन होता है। ठीक ना, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक वायुदाब क्या होगा, एयर प्रेशर पृथ्वी के धरातल पर बढ़ेगा, और शाम को फिर 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, घटेगा कब भाई, तो दोपहर में, ये सुबह ही हम मान लें इसको, सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को सुबह 10 से 4 बजे शाम तक वायुदाब क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक ना, और इसी तरीके से रात में, ठीक ना, रात में 10 से सुबह 4 बजे तक क्या होगा, घटेगा। ठीक है, कम होगा, कम होगा। तो ये डाटा आप लोग क्या करेंगे, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, सामान्य शब्दों में इसको आप याद रख लेंगे। ठीक, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर, आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए सुबह 4 बजे से 10 बजे तक वायुदाब क्या होता है, बढ़ता है। जैसा कि हम लोग तापमान वाले क्लास में समझे थे कि तापमान सबसे कम सुबह 5 बजे हमें महसूस होता है। तो हमने यहाँ कारक में पढ़ाया कि अगर तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो तापमान कम जब कम होगा, ठीक है, तो सुबह 4 बजे से लेकर के वायुदाब क्या होगा, बढ़ने लगेगा। आर्द्रता बढ़ने लगेगी, वायुदाब क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, और 10 बजे तक ये बढ़ेगा। लेकिन धूप वगैरह हो गई, तापमान फिर बढ़ना शुरू हो गया। तापमान सुबह इतनी जल्दी भी नहीं बढ़ता है। जब धूप वगैरह होगी तो 10 बजे के बाद से क्या होगा, तापमान बढ़ना शुरू होगा। और जब तापमान बढ़ना शुरू होगा तो फिर वायुदाब क्या करेगा, घटने लगेगा, और शाम को 4 बजे तक ये घटता रहेगा। ठीक, कम होता रहेगा। अब देखिए हुआ क्या, सूर्य अस्त होने को है, पृथ्वी से मतलब पृथ्वी के मतलब जो उसका छाया क्षेत्र है उससे दूर चला गया, अस्त होने की कगार पे है। पृथ्वी का जो क्षेत्र है वो घूम के इस साइड आ गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर तापमान कम होना शुरू होगा, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर क्या होगा, वायुदाब 10 बजे तक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक ना, बात समझ में आ रही। और फिर शाम रात में फिर क्या होगा, 10 से सुबह 4 बजे तक वायुदाब क्या होगा, घट जाता है। तो सुबह 4 से 10 बजे तक क्या होगा, बढ़ेगा, और 10 बजे के बाद फिर 4 बजे तक क्या होगा, कम होगा। फिर शाम को 4 बजे से 10 बजे तक क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। उसके बाद फिर 10 बजे से सुबह 4 बजे तक क्या हो जाएगा, वायुदाब घटना शुरू हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर। अच्छा, 5 बजे टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, तो फिर बढ़ना शुरू होगा। ठीक, और हमने बताया था दिन में कब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, 2 बजे के आसपास।
ठीक ना। ये चीज़ आपको क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे वायुदाब पेटियाँ। क्या देखेंगे, वायुदाब पेटियों को समझेंगे, ठीक ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है, तापमान में हमने आपको बताया था कि जो ग्रीक जियोग्राफर्स थे, क्या थे, जो ग्रीक जियोग्राफर्स थे, ग्रीक जियोग्राफर्स ने सबसे पहले पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटा था। कितने कटिबंध थे, 5 ताप कटिबंध हम लोग पढ़े, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, दाब कटिबंधों को। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक ना। और इस पृथ्वी पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक धीरे धीरे हम क्या खींच लेते हैं, ताकि समझने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश, ठीक। यह क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यहाँ से आधा ऊपर और यहाँ से आधा नीचे क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं। तो जो पहला दाब कटिबंध है, ठीक ना, पहला जो दाब कटिबंध है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। जो यह दाब कटिबंध है, ठीक ना, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। तो जो पहला दाब कटिबंध है इसको यहाँ नोट करते हैं, ठीक, क्लियर है। जो पहला दाब कटिबंध है वो क्या है, ये, ठीक ना, उष्ण कटिबंधी, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी, निम्न वायु दाब पेटी। कितने से कितने तक है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक, ठीक है ना। इसकी फिर हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको। तो भाई ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या, पच्चीस डिग्री साउथ से लेकर के, ठीक ना, 25 डिग्री साउथ से लेकर के 35 डिग्री साउथ और 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक ना। ये जो दाब कटिबंध होंगे, ठीक है, इसमें लिख भी देते हैं, ठीक ना। निम्न दाब, ये क्या होगा, उच्च दाब, ठीक ना। तो उपोष्ण, इसको बोलते हैं उपोष्ण। क्या बोलते हैं, उपोष्ण, ठीक ना। तो जो दूसरा होगा प्रकार क्या होगा, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, ठीक। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक ना। और दूसरा क्या है, ठीक ना, और दूसरा क्या है, 25 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, ठीक। ये दूसरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, तीसरा हम देखते हैं 60 डिग्री साउथ से 70 डिग्री साउथ। ये क्या है,
उपध्रुवी, उप निम्न दाब वायु पेटी। ठीक, ऊपर भी यहाँ क्या होगा 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, उपध्रुवी निम्न दाब। ठीक ना, बता देंगे इसे, यहाँ लिख देते हैं उप ध्रुवीय निम्न दाब वायु पेटी। क्लियर। अब यह कितना है 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ, और कितना है 60 डिग्री साउथ से 70 डिग्री साउथ। इसको अच्छे से समझना है, बहुत आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के 3-4 क्लासेज हैं, जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो वायुमंडल में आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक ना, कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है सबसे लास्ट वाला ये, ठीक है, 90 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक ना, ये नॉर्थ लिखे ही हैं। ठीक ना, तो चौथा क्या होगा, ध्यान दीजिए, ध्रुवीय उच्च दाब वायु पेटी, उच्च दाब वायु पेटी। ठीक ना, यहाँ पर भी लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक, ये क्या है उच्च दाब पेटी, ये क्या है निम्न दाब पेटी, फिर ये क्या है उच्च दाब, ये क्या है निम्न दाब, ये क्या है उच्च दाब, और ये क्या है निम्न दाब, और फिर ये क्या है उच्च दाब। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक वायुदाब पेटी को क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक ना, देखिए, विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इस पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो तापमान इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि पूरी हवा यहाँ की क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और पूरी हवा गर्म होने के कारण क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। ठीक ना, ऊपर उठ जाती है। क्लियर। तो इसलिए जो यह पेटी होती है, इसमें हवा बिल्कुल होती ही नहीं है, तो वायु दाब सबसे क्या होता है, निम्न होता है। इसलिए इस पेटी को क्या बोलते हैं, शांत पेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत वायुदाब पेटी, या इसी को और क्या बोला जाता है, डोलड्रम बोलते हैं। तो यही डोलड्रम वाली पेटी है। डोलड्रम क्या है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच वायुदाब बिल्कुल होता ही नहीं है, एकदम निम्न है। ठीक है, इसलिए यह शांत पेटी, या इसको क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए, चूंकि होता क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और दैनिक गति भी कर रही है, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो इन तमाम कारणों से जुलाई के महीने में, केवल जुलाई की बात की जा रही है, जुलाई के महीने में यह पेटी 20 डिग्री अक्षांश तक खिसक के पहुंच जाती है। अब जुलाई के महीने में 20 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाती है, तो तापमान में हमने बताया था कि किस गोलार्ध का तापमान जो है जुलाई में सबसे ज़्यादा होता है, उत्तरी गोलार्ध का।
तो यह बात किसके लिए है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए है, उत्तरी गोलार्ध के लिए है। यह पेटी क्या हो जाती है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या होती है? खिसक जाती है। तो यह जो पूरा क्षेत्र है, यह जो पूरा इलाका है, यह पूरा इलाका क्या है? शांत वायुदाब का क्षेत्र है, डोल्ड्रम है। अब हम जानते हैं कि कहीं भी कोई चीज़ हल्की हो जाती है, हवा क्या हो गई यहाँ की? हल्की हो गई, ऊपर चली गई, ठीक ना। अच्छा, इसके अगल और बगल ध्रुव हैं, ये ध्रुव हैं, ध्रुवों के कारण ठंडगी, विषुवत रेखा से दूर होना, ये 25 से 35 विषुवत रेखा से क्या है? दूर है, ध्रुवों के पास है, दक्षिण में भी और उत्तर में भी। जो ये वाली पेटी है, ये पेटी, इस पेटी की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना, इस पेटी की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या होता है? उच्च दाब होता है। अब आप कहेंगे उच्च दाब कैसे होता है भाई? तो उच्च दाब इस प्रकार से होता है कि पृथ्वी का घूर्णन, किसका? घूर्णन गति पृथ्वी का, घूर्णन के कारण क्या होता है? अब समझिए ये बात को। कोरियालिस बल जानते हैं? कोरियालिस बल, कोरियालिस बल, कोरियालिस बल क्या होता है? 1835 में, किसी किसी किताब में आपको 1833 मिलेगा, ठीक। 1835 में फ्रांस के गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता थे कोरियालिस महोदय। कोरियालिस महोदय ने बताया कि देखिए, पृथ्वी चूंकि है चपटी, पृथ्वी क्या है? चपटी है और घूर्णन कर रही है, तो इसके जो घूर्णन का प्रभाव है सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर होता है, और इसके घूर्णन का प्रभाव ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे कम होता है, ठीक ना। अब यह बात को समझिए कि इस मार्कर पर अगर आपको यहाँ खड़ा करा दें बीच पे, और किसी को यहाँ खड़ा करा दें, और अब यह क्या करे? घूमे ऐसे, तो सबसे ज़्यादा हवा किसको लगेगा? तेज। जो किनारे होगा वो ना ज़्यादा घूम रहा है, अब बीच वाला क्या होगा? कम। तो होता क्या है? विषुवत रेखा की जो हवाएं हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण घूम जाती हैं। एक हुए फेरल महोदय। कौन हुए? फेरल महोदय। इसी को फेरल का नियम कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कोरियालिस महोदय ने बस इतना बताया कि विषुवत रेखा पर, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है हवाएं क्या करती हैं? बहुत तेज चलती हैं, और चूंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है इसलिए विषुवत रेखा पर क्या होता है? जो हवाएं पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं, मुख्य रूप से हवाओं के चलने का कारण क्या है? वह बल है, कोरियालिस प्रभाव है। अच्छा, यह चलता क्यों है? अपकेंद्रण के कारण। पृथ्वी घूम रही है तो अपकेंद्रण हो रहा है हवा का, तो हवा क्या करेगी? पृथ्वी पर लगेगा ना ऑटोमेटिक। जैसे हवा नहीं चल रही है, हम खड़े हैं या आप खड़े हैं, तो हवा आपको नहीं लग रही। अभी दौड़ना शुरू कर दीजिए, तो दौड़ना शुरू कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपको हवा लगने लगेगा। तो यही प्रभाव क्या है? पृथ्वी के घूर्णन कारण पृथ्वी पर हवाओं का चलना कोरियालिस प्रभाव है, जो कोरियालिस बल के कारण चलती है। अब हुए फेरल महोदय। भाई बात ये आई ना कि हवा चल रही है, तो भाई जब हवा है, आप तो कह रहे हैं कि यह निम्न दाब की शांत पेटी है, उसमें हवा है ही नहीं, तो हवा चलेगी कैसे? तो हवा जब चल रही है तो उच्च वायुदाब कैसे वहाँ यहाँ पर इतना दूर बन रहा है, 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में? तो कोरियालिस महोदय ने, वो फेरल महोदय ने ये कहा, जिसको फेरल का नियम कहते हैं। फेरल महोदय ने ये बताया, किसने? फेरल महोदय ने ये बताया कि देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में क्या करती हैं कि दाहिने तरफ घूम जाती हैं। क्या करती हैं? हवा, जैसे पृथ्वी अगर घूम रही है, ठीक ना, पृथ्वी क्या करे? पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो हवा क्या होती है? इधर घूमती है, ठीक है, दाहिने तरफ क्या हो जाती है? घूम जाती है।
और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवा क्या होती है, बाएं तरफ क्या होती है, घूम जाती है। इसी को बोलते हैं फेरल का नियम। फेरल महोदय ने ये कहा कि पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में क्या दाएं और दक्षिण में क्या बाएं साइड घूम जाती हैं। यही हवाएं जब घूम जाती हैं, अब घूम गई तो घूम के ट्रेवल करती हैं, ठीक है ना, घूम करके क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, तो यहाँ पर नीचे उतरती हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा, जैसे देखिए अब होता क्या है समझिए, निम्न वायुदाब क्षेत्र में हवा बिल्कुल गर्म हो गई, गर्म होकर के क्या चली गई, ऊपर चली गई। अब पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो हवा क्या की, घूम गई, गर्म होकर ऊपर गई और घूम गई। तो जब घूम गई तो नीचे उतरी, तो वह क्षेत्र ये वाला था। तो जब उस क्षेत्र में हवा नीचे उतरी तो होता क्या है कि इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब बन जाता है, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इस क्षेत्र की एक और विशेषता एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, वह विशेषता क्या है, स्वच्छ मेघ रहित आकाश। इस क्षेत्र में आपको स्वच्छ मेघ रहित आकाश देखने को मिलता है। वह कौन सी वायुदाब पेटी है जिसमें बादल होते ही नहीं है, स्वच्छ मेघ रहित आकाश देखने को मिलता है। और इसी क्षेत्र में दुनिया के सभी मरुस्थल पाए जाते हैं। किसमें, उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी में, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में। दुनिया के जितने मरुस्थल हैं वो इसी क्षेत्र में क्या होंगे, देखने को मिलेंगे, उत्तर और दक्षिण में। ठीक, क्लियर है। चाहे भारत का थार रेगिस्तान देख लीजिए, चाहे सहारा का एटलस देख लीजिए, वो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल देख लीजिए, ठीक है। और दक्षिण में आपको देखना हो तो दक्षिण में कालाहारी देख लीजिए अफ्रीका में, ठीक है। गोबी का मरुस्थल देख लीजिए उत्तर में चाइना में, सब इसी उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में आते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक ना। तो मुख्य बातें हैं इस पेटी में, ये पेटी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। स्वच्छ मेघ रहित आकाश, सभी मरुस्थल, ठीक है, सभी मरुस्थल क्या होते हैं, इसी पेटी में उपस्थित है। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी अक्षांश को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। अब इसी अक्षांश को अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं भाई, तो पुराने ज़माने में जब व्यापारी जहाज़ों पर घोड़ों को लाद के लाते थे, पुराने ज़माने में जब व्यापारी जहाज़ों को घोड़ों पर लाद के चाहे इधर से इधर ले जा रहे हों, चाहे इधर से इधर ले जा रहे हों, तो जब हवाएं निम्न दाब से हवाएं गर्म होकर के ऊपर चली गई हैं, और गर्म होकर के जब ऊपर चली गई तो इस ठंडे क्षेत्र में जब हवाएं ऊपर चली गई, आप पृथ्वी घूर्णन कर रही है, जब ऊपर गई तो हवा क्या हुई, घूम गई। उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ घूम गई, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ घूम गई, अपने क्षेत्र से हट करके घूम गई ऐसी। ठीक, तो घूम गई तो ठंडा क्षेत्र मिला उसको, भाई घूमी तो विषुवत रेखा से दूर हो गई तो उसको ठंडा क्षेत्र मिला। तो जब उसको ठंडा क्षेत्र मिला तो क्या हुआ, नीचे उतरी। ठंडा क्षेत्र मिला उसको तो क्या हुआ, वहाँ से हवा नीचे उतर गई, और नीचे उतर गई हवा तो यह उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो गया। अब जहाज आगे बढ़ ही नहीं रहा, उन सबों का नाव आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो उस समय इन लोगों को, मतलब जो लोग थे उनको अज्ञानता थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना। तो घोड़ों को कुदा देते थे, जहाज का वेट कम करने के लिए घोड़ों को जहाज से क्या करते थे, कुदाते थे। अब घोड़ा जब कूदता है तो जहाज को, नाव को पीछे भी ठेलता है, तो उससे नाव भी आगे बढ़ती थी, वेट भी उसका क्या होता था, कम होता था। तो जितने व्यापारी थे सब अब क्या करने लगे, एक्स्ट्रा घोड़ों को लाद लेने लगे, ठीक है, फेंकने के लिए। तो घोड़ों को ला करके क्या करते थे, जब जहाजें नावें उन लोगों की फंस जाती थी तो घोड़ों को समुद्र में कुदा देते थे। इसलिए इस अक्षांश को क्या बोला जाने लगा, अश्व अक्षांश बोला जाने लगा। अश्व का मतलब घोड़ा। बात समझ में आ गई, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक ना। इसके बाद फिर क्या होता है,
इसके बाद फिर क्या होता है कि उपध्रुवीय निम्न दाब का फिर क्षेत्र होता है। अच्छा, फिर आप क्वेश्चन ये उठेगा कि यह क्षेत्र तो ध्रुव के बहुत पास में है, यह क्षेत्र क्या है, ध्रुव के बहुत पास में है, और यह क्षेत्र भी क्या है, ध्रुव के बहुत पास में है। तब आप लोग कहेंगे ना कि तब आप कैसे अभी कहे हैं कि तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो क्या होगा, वायु दाब ज़्यादा होगा। तो ध्रुव के पास में है भाई, उसका तापमान कम है, लेकिन तब वहाँ पर वायु दाब कम कैसे है, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप तो बता रहे हैं कि वायु दाब क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो गया, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना है। तो इसका कारण ये है यहाँ का कम तापमान, और उससे भी ज़्यादा कारण है पृथ्वी का घूर्णन फिर यहाँ काम करेगा। ठीक ना, पृथ्वी का घूर्णन यहाँ फिर काम करेगा। हमने कहा आपसे कि ध्रुवों के पास जो है हवा धीमे चलेगी, ठीक ना, ध्रुवों के पास हवा क्या करेगी, धीमे चलेगी। तो हवा धीमे चलने के कारण वायु का यहाँ पर उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर फिर कोरियालिस बल शुरू हो जाता है, फेरल का नियम लगने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर दाब फिर कम हो जाता है, यहाँ पर फिर क्या होता है, दाब कम हो जाता है। तो देखिए, जो उपोष्ण उच्च वायु दाब है, यहाँ से हवा क्या होती है, इधर की तरफ चलने लगती है, फिर नीचे चलती है। ठीक ना, यहाँ से हवा क्या होती है, इधर की तरफ चलने लगती है। बात समझ में आ रही है। और जब यहाँ हवाएं चलती हैं तो इतनी तेज हवा चलती है, इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि वहाँ पर फिर जहाज़ों का संचालन संभव नहीं होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब का केंद्र जब यहाँ पर है तो यहाँ से जब हवाएं इधर की ओर क्या करती हैं, चलती हैं। और ये क्या है, उच्च वायुदाब पेटी है। ये क्या है, उच्च वायुदाब पेटी है। यहाँ से हवाएं इधर की तरफ चलती हैं। तो ये जब दोनों हवाएं चलती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं, और जब ये हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो ऊपर उड़ जाती हैं। तो इस क्षेत्र में हवा होती ही नहीं है, और ये क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पर भी, इधर से उच्च दाब केंद्र से हवा इधर चली, और ये उच्च वायुदाब केंद्र से हवा नीचे चली, तो दोनों हवाएं क्या होती हैं, टकरा जाती हैं। अब पृथ्वी चूंकि क्या कर रही है, घूम रही है, तो घूर्णन के कारण भी उनका बल मिल जाता है और यह हवा पूरा ऊपर चला जाता है। ठीक ना, इसलिए यह जो क्षेत्र है यह उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। क्लियर हुआ। ठीक, अब जब हवाएं दोनों तरफ से ऊपर जा रही हैं और यह उच्च वायुदाब आने वाली उच्च वायुदाब की हवाएं हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होता है, 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, ठीक है, 40 डिग्री पर जो हवा चलती है वह बहुत तेज चलती है, तो उसको बोलते हैं क्या, गरजता चालीसा। क्या नाम उसको दिया जाता है, गरजता चालीसा। बहुत तेज हवा चलती है और ऊपर उठती है। ठीक, 50 डिग्री अक्षांश पर जो हवा चलती है उसको बोलते हैं प्रचंड पचासा। क्या बोलते हैं, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर जो हवा चलती है बिल्कुल इस क्षेत्र में, यहाँ पर क्या होगा भाई, और भयंकर माहौल होगा। तो यहाँ पर होता है क्या, चीखता साठा, चीखता साठा। बात समझ रहे हो, बहुत कंडीशन यहाँ पर इस टाइप की हो जाती है। तो 40 डिग्री अक्षांशों पर क्या होता है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। ये कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब भयंकर वाली स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक ना। एक चीज़ और इसमें आप ध्यान देना है आपको कि जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है सिर्फ महाद्वीपों के ऊपर ही होता है, महासागरों के ऊपर, भाई महाद्वीप और महासागर इस क्षेत्र में दोनों आएंगे ना, तो महासागरों के ऊपर यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र नहीं रह जाता। ठीक ना, बस महाद्वीपों, जैसे महासागरों के ऊपर भी होता है लेकिन हर जगह नहीं। कई केंद्र पृथ्वी पर ऐसे होते हैं जहाँ उच्च दाब मतलब पाया जाता है वस्तुतः, तो वह कारण क्या होता है उसका, महासागर उसके कारण होते हैं।
बात समझ में आ रही है ना, क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यहाँ पर क्या होता है, चूंकि बिल्कुल ध्रुव के केंद्र पर, ये तो उपध्रुवी था, अब यहाँ पर बिल्कुल ध्रुव ही है, एकदम बर्फ जमी है, तापमान एकदम क्या है, माइनस में गया है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक उच्च दाब होगा, ठीक है। आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी, तापमान बहुत कम है, तो वायुदाब क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर वायुदाब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक ना। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि एक निम्न दाब का क्षेत्र, ठीक, दो उपोष्ण दाब के क्षेत्र, ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक, और दो ध्रुवीय क्षेत्र, एक ये और एक ये। बात समझ आ रही है, ठीक ना। तो कुल कितने वायुदाब पेटियां हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, 1 2 3 4 5 और ये 6 और एक छोटा है क्या, ये वाला 7। तो इस तरीके से कुल मिला जुला करके कितनी हैं, कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं, 5 ताप कटिबंध और 7 दाब कटिबंध। इसको अगर हम लोगों ने समझ लिया तो आगे जब हम लोग पवन पढ़ेंगे ये समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक ना। अब हम लोग, अच्छा एक चीज़ और बताते हैं आपसे, क्या, विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ बारिश किस हिसाब से होती है, तो ताप जब बहुत ज़्यादा है तो यहाँ की हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है, गर्म होकर यहाँ की हवा ऊपर चली जाती है, शांत पेटी हो जाता है। लेकिन धरातलीय हवा भाई, जब यहाँ पर हवा गर्म होगी ऊपर चली जाएगी तो स्थान खाली हो जाएगा ना, उसी स्थान को भरने के लिए क्या होता है, आसपास की ठंडी हवाएं चल देती हैं। तो ठंडी हवा जब चलती है तो वही ठंडी हवा कहीं कहीं जा करके क्या करती है, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट में बारिश कराती है, ठीक। इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, बारिश होती है। बाकी जैसे अब यहाँ जैसे है ना कि आंधी आ रही है, बारिश चल रही है, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ तुरंत बरस देगा। बात समझ आ रही है, वहाँ शांत है, शांत है, शांत है, खूब मूसलाधार बारिश हो जाएगी दोपहरिया में एकदम। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल शांत है ना, अब बारिश आएगा तो थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगेगी, ऐसा मौसम बन जाएगा, ठीक। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ खड़ी दोपहरिया में तुरंत बारिश हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी, तो ये चीज़ें हैं। बात समझ आ रही है, तो इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से ध्यान से बिल्कुल समझ लेना है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, एक और विद्वान हुए थे बायज बैलट। बायज बैलट ने क्या किया, फेरल के नियम को ही अपने हिसाब से बताया। बायज बैलट ने क्या कहा कि जिधर से हवा चल रही है ना, उधर आप पीठ करके खड़े हो जाइए, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवा क्या करेगी, दाहिने घूमेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं घूमेगी। फेरल के नियम और बायज बैलट का नियम, ये दोनों उनके कहे गए कथन के अनुसार ही पूछता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों दाएं बाएं की ही बात करते हैं, लेकिन बायज बैलट क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर आज इधर से हवा चल रही हो, उधर आप पीठ करके क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए, तो उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ हवा घूमेगी। अब फेरल ने साधारण से इसको ऐसे बता दिया था, बस इतना क्लियर हुआ, ठीक। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पवने, ठीक। वायुदाब पेटियां पढ़ने के बाद अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, पवन, ठीक है। दुनिया के कौन से हिस्से में कौन सी पवन चलती है, पवनें क्या होती हैं, किस प्रकार से चलती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे।